डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कृषि वित्त क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस। किसी भी कृषि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कृषि वित्त से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में धन के संग्रहण या उसके अधिग्रहण एवं उपयोग से है। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती रहती है विभिन्न कार्य करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। तो इसमें ये देखा जाता है कि कृषक को कहाँ से धन प्राप्त होगा, उसके पास कितनी राशि है जो अपने कृषि कार्यों में उपयोग में ला सकता है, और कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि उसके जो कृषि कार्य बाधित नहीं हो। तो कृषि क्षेत्र में धन के अधिग्रहण या पूंजी के अधिग्रहण और उपयोग को ही कृषि वित्त कहते हैं। अब बात ये आती है कि कृषि वित्त के दृष्टिकोण क्या है। जब कृषि वित्त की बात आती है तो हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेकंड है मैक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स व्यष्टि वित्तीय प्रबंध और समष्टि वित्तीय प्रबंध। व्यष्टि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कृषक अपने फार्म पर पूंजी का उपयोग किस तरह से करता है, उसका आवंटन किस तरह से करता है, पूंजी का अधिग्रहण किस प्रकार करता है और विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग कैसे करता है, और उसको पूंजी का उपयोग करते हुए अधिकतम जो लाभ कैसे प्राप्त करता है, ये सब माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। जब समष्टि वित्तीय प्रबंध की बात आती है तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को पूंजी कहाँ से प्राप्त होती है और किस किस तरह से वो पूंजी कृषकों को किन कार्यों के लिए वितरित की जाती है। कृषि क्षेत्र में जो पूंजी प्राप्त होती है कृषि क्षेत्र के लिए वो नाबार्ड द्वारा दी जाती है। नाबार्ड द्वारा विभिन्न बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि दी जाती है, उसमें जो कृषि क्षेत्र में दी जाती है वो दो तरह की राशि होती है। एक डायरेक्ट फाइनेंस होता है, एक इनडायरेक्ट फाइनेंस, प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त में कृषकों को केसीसी के माध्यम से जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अप्रत्यक्ष वित्त में जो कोल्ड स्टोरेज हैं या जो संग्रहण संरचनाएं हैं या जो दूसरे ऐसे इस टाइप के जो कार्य हैं जो कृषकों को न देकर और विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत संरचनाएं विकास करने में, जैसे सड़कों का निर्माण है गाँव तक, विभिन्न जो कृषि विपणन बोर्ड हैं उनके द्वारा, ये जो राशि है ये अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत आती है। अब बात ये आती है कि कृषकों के लिए ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कृषकों को दो तरह से कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ती है। एक तो कृषि व्यवसाय के लिए, दूसरा है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। वर्तमान युग में जब कृषि व्यवसाय का रूप ले चुकी है, उन परिस्थितियों में कृषकों के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव रहता है और वो जो पूंजी की जो अतिरिक्त पूंजी है जिसकी उनके पास कमी है, वो बैंक या जो दूसरे संस्थान हैं उनसे उधार लेके वो उनकी पूर्ति करता है। तो एक तो कृषि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न जो नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी हैं, भूमि सुधार करने के लिए या नए नए उपकरण खरीदने के लिए, महंगे उपकरण खरीदने के लिए, अपने जो फार्म है उस पर ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए कृषकों को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है घरेलू आवश्यकताओं के लिए। कई बार कृषक को वित्त की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि कृषकों को अपने जो घर पे खर्च करने के बहुत से ऐसे अननेसेसरी खर्चे हैं जिनमें कृषक अनावश्यक रूप से पूंजी लगाता रहता है, जैसे मृत्यु बोझ है, जन्म दर है, शादी ब्याह है। इनके लिए भी कृषकों को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में जो वित्त है वो उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है, अनुत्पादक कार्यों के लिए नहीं दिया जाता। अब ये बात आती है कि कृषि ऋण को किस तरह से
वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कृषि ऋण का वर्गीकरण क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि ऋण प्राप्ति के उद्देश्य के अनुसार जो ऋण ले रहे हैं उसको क्या किस उद्देश्य से प्राप्त कर रहे हैं। एक तो होता है उत्पादन ऋण और एक होता है उपभोग ऋण। उत्पादन ऋण में भी जो प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण है और उपभोग और अप्रत्यक्ष, सेकंड है अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण है। उत्पादन ऋण है वो प्रोडक्टिव कार्यों के लिए लिया जाता है, उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाता है। उत्पादन ऋण में कृषक द्वारा जो प्राप्त ऋण है वो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है, उससे जो प्राप्त जो राशि होती है या उससे प्राप्त जो लाभ होता है उसको वापस उस धन की राशि को चुकाने में लगाता है। प्रत्यक्ष ऋण में वो खाद, बीज, दवाइयाँ, महंगे उपकरण खरीदने में लगाता है। और अप्रत्यक्ष ऋण में वो जो शिक्षा के ऊपर खर्च करना, विभिन्न जो अपने बच्चों की शिक्षा है, जिनको नई नई जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताना, इनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो अप्रत्यक्ष ऋण के उसमें आता है। सेकंड है अनुत्पादक ऋण। वे ऋण जिनसे उत्पादन कार्य नहीं किया जाता, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक उत्सव हैं उसमें जो किसान है वो खर्च करता है, शादी है, ब्याह है, मकान वगैरह बनाने में, ये सब अनुत्पादक ऋण में आते हैं। तो कृषकों को उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। सेकंड, इसमें ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार, यानी जो ऋण अपने प्राप्त कर रहे हैं वो कितने समय के लिए लिया जा रहा है। पहला है अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स, मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन्स और दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स। मध्यकालीन जो या अल्पकालीन जो ऋण है वो कृषकों को फसल उत्पादन से संबंधित कार्य संपन्न करने के लिए लिया जाता है और जनरली इसको फसल ऋण भी कहते हैं। अल्पकालीन ऋण की जो अवधि है वो 15 माह तक होती है। कई बार जो अल्पकालीन ऋण है, जैसे उदाहरण के तौर पर गन्ने की फसल है, वो 18 माह में पककर तैयार होती है, तो उस दशा में इसकी जो अवधि है वो 18 माह तक भी हो सकती है। जनरली जो फसल ऋण है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें मध्यकालीन ऋण कृषकों को विभिन्न प्रकार के औजार, बैल, पशुधन या जैसे भूमि सुधार के कार्यक्रम हैं, कोई पंप सेट खरीदना है या जो पशु परचेज करने हैं, इसके लिए भी उनको धन की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी जो अवधि होती है वो अधिकतम 5 वर्ष तक होती है, यानी 5 वर्ष के तक किसान को ये जो ऋण है ये चुकाना होता है। तीसरा है जो दीर्घकालीन ऋण, जो 20 वर्ष तक होती है जिसकी अवधि। इसमें कृषकों को जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, जैसे भूमि समतल करने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, इस टाइप का जो लोन होता है, इसकी अवधि 5 वर्ष से और 20 वर्ष तक की होती है, यानी किसान 5 वर्ष से और 20 वर्ष की अवधि में इस लोन का चुकता करता है। जो नेक्स्ट वर्गीकरण है वो है ऋण प्राप्ति के लिए दी गई प्रतिभूति के अनुसार, यानी कौन सी सिक्योरिटी जो ऋण लेते इसमें किसान है वो दे रहा है प्रतिभूति के रूप में। तो पहला इसमें रक्षित ऋण, वो ऋण जो किसी प्रतिभूति के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। बैंक जब किसी किसान को ऋण देता है तो उसके ज़मीन के कागजात है, मकान के कागजात है या जेवरात वगैरह हैं, उनको वो गिरवी रखवाता है और उसके बाद उस ऋण को देता है। इसको भी हम आगे कई तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत प्रतिभूति ऋण होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पर्सनल जो सिक्योरिटी है उसके आधार पर प्राप्त करता है। दूसरा स्थावर संपदा की प्रतिभूति यानी रियल एस्टेट सिक्योरिटी है। इस टाइप में जो किसान है वो अपनी भूमि, मकान आदि बंधक रखकर और ऋण स्वीकृत करवाता है। तीसरी इसमें चैटल सिक्योरिटी जिसको चल संपत्ति प्रतिभूति कहते हैं। इसमें मशीन, औजार, जेवर या पशु, खाद्यान्न इनको उपलब्ध करवा के या जो भी जो संस्था दे रही है उसको देकर और वो ऋण स्वीकृत करवाता है। और नेक्स्ट है संपार्श्विक प्रतिभूति, कोलेटरल सिक्योरिटी। इस प्रकार के जो ऋण हैं वो फार्मर के पास ये कोई शेयर प्रमाण पत्र हैं या कोई बॉन्ड्स हैं या बीमा पॉलिसी हैं या कोई नियत अवधि वाली बैंकों की जमा रसीद वगैरह है, फिक्स डिपॉजिट की रसीद है, उनके आधार पर बैंक उनको ऋण स्वीकृत करता है। अरक्षित ऋण वो ऋण होते हैं जिनके अगेंस्ट में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है,
यानी किसान ज़्यादातर बैंक है वो अरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं करते। जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, आड़तीय, साहूकार, भूमिपति, पूंजीपति, ये इस टाइप के जो लोन हैं वो स्वीकृत करते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वह ऋणदात्री संस्थाओं के अनुसार 2 टाइप का है। एक तो संस्थागत जो ऋण है और एक गैर संस्थागत। संस्थागत जो ऋण है वो जो ज़्यादातर जो कमर्शियल बैंक से वाणिज्यिक बैंक हैं, गवर्नमेंट है, जो सहकारी समितियां हैं, कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनके द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। गैर संस्थागत जो ऋण है वो ज़्यादातर साहूकार, व्यापारी, आड़तिया, जमींदार या कोई सगे संबंधी हैं, इनके द्वारा कृषक को दिए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कृषि जो ऋणी कृषक के अनुसार किस टाइप का जो उसको चाहिए, यानी उसको खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए चाहिए, सब्जी करने के लिए चाहिए, पशुपालन के लिए चाहिए, फल उत्पादन करने के लिए चाहिए, दूध उत्पादन के लिए, कुक्कुट या ऊन उत्पादन वगैरह के लिए चाहिए, उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब ये बात आती है कि एक ठोस कृषि ऋण व्यवस्था के क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए एक अच्छी जो ऋण व्यवस्था है उसकी। पहला पॉइंट ये आता है कि कृषकों को जो ऋण दिया जाता है वो उनके आवश्यक कार्यों के लिए ही दिया जाना चाहिए और एक उचित अवधि के लिए ऋण स्वीकृत करना चाहिए। ऋण को जो चुकाने की अवधि है वो भी कृषक के लिए थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कम अवधि में ऋण चुका नहीं पाता है। सेकंड है कृषकों को जो ऋण स्वीकृत करने वाली संस्था है वो किसानों के विकास में इच्छुक होने चाहिए, यानी उनका वेलफेयर चाहने वाली संस्था हो। ये नहीं कि वो सिर्फ अपना लाभ देखें, वो किसानों के हित को भी ध्यान में रखकर जो ऋण है वो उनके द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। एक ये है कि किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। एक ऋण स्वीकृत करते समय उन जो कृषक की जो वित्तीय स्थिति है उसका आकलन भी जो ऋणदात्री संस्था है उसके द्वारा कर लेना चाहिए। एक कृषकों को ऋण देते समय जो स्वीकृति की जो शर्तें हैं, ऋण भुगतान या अदायगी का जो समय है, ब्याज की राशि है, ये सब कृषक को पहले से बता देने चाहिए। कृषक को उत्पादन ऋण के साथ साथ उपभोग ऋण भी स्वीकृत कर देना चाहिए ताकि उत्पादन ऋण को काम में न ले सके और उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं हो। एक ये कि कृषकों को जो ऋण है एक ही किस्त में न देकर और अलग अलग विभिन्न किस्तों में दिया जाना चाहिए ताकि किसान उसका एक साथ यूज न करके और अलग अलग समय पर विभिन्न जो कार्य हैं उनके अनुसार उसका उपयोग कर सकें। अब कृषि ऋण की क्या समस्याएं हैं? 1965 में जब कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी उससे पहले कृषकों को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता था। कृषि क्षेत्र को जो बैंक वगैरह हैं वो ऋण नहीं उपलब्ध करवाते थे और किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती थी कि वो कृषि क्षेत्र में जो फंड्स की कमी है उसको कहाँ से पूरा करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना हुई, कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद इसमें चेंज आया और गवर्नमेंट ने भी ये माना है कि जब तक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं किया जाए तब तक हम देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक उसको हम नहीं उसमें वृद्धि कर सकते। तो कृषकों के सामने जो कृषि ऋण के सामने देने में जो सबसे बड़ी समस्याएं वो आती हैं कि एक तो जो कृषि उत्पादन है वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और ये मौसम की प्रतिकूलता के कारण उत्पादन वो प्रभावित होता रहता है और कई बार तो किसान की जो आय अच्छी हो जाती है, ऋण चुका पाता है और कई बार वो चुका पाने में असमर्थ होता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा ये है कि जो निवेश करते हैं और जो आय प्राप्त होती है उसमें बहुत अंतर होता है। सपोज उदाहरण के तौर पर एक किसान है जो बगीचा लगाना चाहता है, उसको आज पैसे की जरूरत है बगीचा लगाने के लिए, लेकिन उसकी इनकम वो 4-5 साल बाद स्टार्ट होगी, तो इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। तीसरा ये है कि कृषि क्षेत्र में जो जोत है वो बहुत छोटे छोटे और असंख्य हैं और प्रत्येक कृषक को जब ऋण स्वीकृत करते हैं तो उनसे वसूली का कार्य भी उतना ही कठिन हो जाता है और उसमें लागत भी अधिक आती है। एक ये भी है
कि कृषि व्यवसाय में पूंजी है तो वर्ष भर न होकर और मौसम विशेष में होती है, और विशेष मौसम विशेष में जो ऋण की आवश्यक राशि की अधिकता के कारण ब्याज दर उससे ज़्यादा ली जाती है। एक ये है कि कई बार कृषकों को जो प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली चल या अचल संपत्ति नहीं होती और वो कृषक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होता है। कई बार कृषक की जो ऋण जो भुगतान उन क्षमता है उसका आकलन भी सही नहीं किया जाता है। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि व्यवसाय है वो व्यवसाय, कृषि उत्पादन है वो व्यवसाय के साथ साथ जो निर्वाह का साधन भी है। अतः इसमें जो उपभोग और उत्पादन जो ऋण है उसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, उसमें अंतर कर पाने में बहुत दिक्कत आती है। अब बात ये आती है कि जो कृषि ऋण है वो कृषकों को नहीं, एक जो इसमें टर्म ही आएगा कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र में कृषकों द्वारा जो लोन लिया जाता है उसको वो चुका पाने में असमर्थ रहते हैं और धीरे धीरे उनके जो लोन की राशि है वो बढ़ती जाती है। और एक भारतीय कृषक के लिए कहावत है कि उसका जन्म जो ऋण में ही होता है, पलता बढ़ता ऋण में है और अंत में जो उसकी मृत्यु है वो भी ऋण में ही होती है। तो इसलिए जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कृषक है वो ज़्यादातर जो अपना जो अननेसेसरी जो खर्चा है, या कह सकते हैं कि जो सामाजिक उत्सव हैं, शादी, मृत्यु भोज, उन पर बहुत ज़्यादा धनराशि का व्यय करते हैं। और कई बार जो उत्पादक ऋण होता है उसको भी वो काम में लेते हैं। जो ऋण उत्पादन कार्यों में लगाया जाना चाहिए वो उत्पादन कार्यों में नहीं लगाकर और उनको अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं और धीरे धीरे हैं उनके जो ये जो राशि है ये बढ़ती जाती है और वो ऋणग्रस्तता की श्रेणी में आ जाते हैं। धन्यवाद।